सुनिए कोरोजन के बारे में। देखो देखो बेटा, इधर देखो, इधर ये अगर कोई मेटल है, क्या है बेटा, ये मेटल है, ये रहा मेटल का, ये रहा मेटल, दिख रहा है, मेटल दिख रहा है, देखिए ये मेटल है। हाँ सर पता चल गया कि मेटल है। नहीं वो क्या है ना, बचपने से हम लभेड़ते बहुत ज्यादा हैं। किसी केमिकल के एक्शन के वजह से इस मेटल का ऊपरला सरफेस अगर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पहले ये कैसा था बेटा, पहले यहां तक था ये, और इसका सरफेस धीरे धीरे खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया ड्यू टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या है, eating away of metal surface due to the action of chemical is known as corrosion. Eating away of metal surface due to the action of chemicals like air, water, salt, acid, etc. is known as corrosion. ईस्ट रिएक्टिव मेटल्स में ये नहीं होता है, लेकिन हाई रिएक्टिव मेटल में एकदम धनाधन होता है, ज्यादा होता है। बोलो क्लियर है इतना बात। और कुछ मेटल के कोरोजन को तो हमें पढ़ना भी है। तो हमें कोरोजन पढ़ना है आयरन में, हमें कोरोजन पढ़ना है एल्यूमिनियम में, अरे बात समझ में, हमें आयरन में कोरोजन पढ़ना है, एल्यूमिनियम में कोरोजन पढ़ना है, कॉपर में कोरोजन पढ़ना है, सिल्वर में कोरोजन पढ़ना है। बोलो बता दीजिए, इतना कहानी ठीक है कि नहीं? क्यों इन्हीं का पढ़ना है? क्यों क्यों जिंक पोटासियम सोडियम का नहीं पढ़ना है? रीजन ये है कि पोटासियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब का चीज जो बनता है ना वो बहुत कम बनता है, इनका चीज हमारे सराउंडिंग में ज्यादा होता है। अरे बात समझ में, आयरन का चीज हमारे अगल बगल में बहुत सारे, जिस बेंच पे बैठे हैं वो भी आयरन का बना है, इसके अंदर भी आयरन का पार्ट लगा हुआ है, दरवाजे आयरन का बने होते हैं। अरे बात समझ में, एल्यूमिनियम का बर्तन वर्तन होता है, कॉपर का भी बर्तन वर्तन होता है, कॉपर से भी बहुत सारा चीज बनाया जाता है, उसी तरीके से सिल्वर से ज्वेलरी वेलरी भी बनता है। अरे तो इन सबका ज्यादा यूज है एज कंपेरेटिवली अदर मेटल, इसीलिए हमें कोरोजन इन्हीं का पढ़ना है। बताइए ठीक। आयरन में जो कोरोजन होता है ना उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा उसको? रस्टिंग। रस्टिंग बोलो क्लियर है? क्या बोले हम कि कोरोजन इन आयरन को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, और उस स्पेशल नाम, वो स्पेशल नाम क्या है? रस्टिंग। तो रस्टिंग कहो या कोरोजन इन आयरन कहो, बतिया इज सेम सेम, डिफरेंस वाइज कुछ नहीं। तो आयरन में रस्टिंग होने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग, कौन कौन सा चीज रिक्वायर्ड है रस्टिंग के लिए? एक तो बेटा खुद आयरन जरूरी है, रस्टिंग आयरन में होगा तो आयरन का रहना जरूरी है, और दूसरा चीज जरूरी है मॉइस्चर। मॉइस्चर को ही हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी।
या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। हवा में जो वाटर वेपर होता है ना, उसको मॉइस्चर नाम दिया जाता है या ह्यूमिडिटी नाम दिया जाता है। और तीसरा चीज है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है। देखिए हो सकता है तो इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डैम्प एयर। क्या वर्ड यूज किया जाता है? डैम्प एयर। बता दीजिए, या मॉइस्ट एयर वर्ड यूज किया जाता है। इन दोनों के लिए मॉइस्ट एयर वर्ड यूज किया जाता है। तो जब हम किसी आयरन को किसी आयरन को हवा में एक कंसिडरेबल टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो हवा में प्रेजेंट वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और वो धीरे 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 खत्म होने लगता है, माने उसका ऊपरला माने कोरोड होने लगता है। और उसी कोरोजन को हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसी कोरोजन को हम क्या नाम देते हैं? रस्टिंग। क्या नाम देते हैं बाबू? रस्टिंग नाम देते हैं। देखिएगा, तो हमने बोला कि आयरन, ऑक्सीजन एंड एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल वेरिएबल है। एक्स मतलब वेरिएबल। बोलो क्लियर है इतने बात? यहाँ एक रखो, दो रखो, तीन रखो, चार रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल होना जरूरी है। वाटर नहीं होगा, माने वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वाटर नहीं होगा तो ये नहीं रिएक्ट करेंगे। और देखो इनके रिएक्शन के वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Fe2O3.X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और इस चीज को बोलते हैं हम लोग रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन होता है। बता दीजिए, हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि पानी है इसमें। और आयरन ऑक्साइड क्यों? क्योंकि आयरन का ऑक्साइड है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। अब देखो इनको बचाने का क्या तरीका है, क्योंकि आयरन के बने हुए बहुत सारे चीज है हमारे सराउंडिंग में। और इवन जो सीप होती है ना, सीप, वो पानी वाली जहाज जो होती है ना, वो भी आयरन की बनी होती हैं। और बहुत सारे सामान को एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात? तो हमारे देश में जो जहाज है, हर साल उसको बचाने के लिए करोड़ों रुपए सरकार उस पर खर्चा करता है, जंग से बचाने के लिए। इसीलिए ये चीज पढ़ना जरूरी है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग। बता दो ये टॉपिक क्यों पढ़ना तरीका है? गैल्वेनाइजेशन चीज, टीनिंग, चौथा ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, चौथा चीज एलॉइंग, एलॉइंग, पांचवा चीज पेंटिंग, इट इज। इतने सारे चीजों से हम आयरन को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि आयरन का बना हुआ चीज क्या ना हो? खराब ना हो। क्योंकि अगर वो ज्यादा समय तक अगर वो ऐसे हवा में रहे तो वो खराब हो जाएगा। और धीरे धीरे ये इतना खराब हो जाएगा। रस्टिंग एक ऐसा बीमारी है आयरन के लिए कि पूरा का पूरा आयरन ही खत्म हो जाएगा। और बने हुए बिल्डिंग, जो आयरन के बने हुए बिल्डिंग होते हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया गया तो उसके ढांचा कमजोर हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। तो बचाना जरूरी है भाई, क्योंकि आयरन का बना हुआ बहुत सारा चीज हमारे इर्द गिर्द में है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? देखना, गैल्वेनाइजेशन होता है कि कोटिंग ऑफ आयरन मटेरियल। क्या बोले बेटा? कोटिंग ऑफ आयरन मटेरियल विद द हेल्प ऑफ जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का डेफिनेशन पूछ सकता है, का कोटिंग चढ़ा देना।
तो जिंक इज मोर रिएक्टिव। अच्छा, आयरन में अगर जंग लग रहा है, सुनो ना, आयरन में अगर जंग लग रहा है तो ये तो है ही भाई साहब, अगर आयरन में जंग लगने से बचाना है तो इन दोनों गधों को थोड़ा सा इससे दूर रखो। ये घर की बहू है, इनको बचाना है तो बाहर के जालिम लोगों से क्या करना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा। इसलिए इनको दुपट्टा डाल दीजिए। अरे भाई समझ में, वो होता है ना गांवों में घू टांग के चलता है सब। तो ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन, ये दोनों लोग अगर इसको गंदी नजर से देख दिए तब तो ये बर्बाद है, या फिर ये इनको देख दिए तो ये अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और फिर इनको क्या कर देंगे, तबाह कर देंगे। इसलिए इनको क्या करना है, इन जालिम लोगों से बचाना है। तो बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ढक दीजिए, घर में रखिए। मैंने ढक दीजिए मतलब घर में रखिए, बोलो घर में रखिए मतलब ढक दीजिए। तो इन लोगों से बच जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इन लोगों से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ढकना पड़ेगा। तो ढकिएगा किससे, या तो जिंक के ऊपर, मैंने जिंक को कोटिंग कर दीजिए, उसके ऊपर टीन को कोटिंग कर दीजिए, क्रोमियम का कोटिंग कर दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, अब बोलो, टीनिंग मतलब टीन का कोटिंग करना, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर दीजिए, ऊपर तेल लगा दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए। मशीनरी पार्ट में यही होता है, मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, इसके ऊपर क्या कर लिया जाता है, हाँ अच्छा, एलॉइंग कर दीजिए, एलॉइंग के बारे में बताएंगे, पेंट कर दीजिए। तो हमारे सबसे सस्ता तरीका से हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग वोटिंग करके बचा लेते हैं। पर टीन का कोटिंग करना, तो दिस इज आयरन और दिस इज जिंक। अब देखो ध्यान से समझना, हमें जिंक को नहीं बचाना है, जिंक का तो कोटिंग कर रहे हैं ना, एकदम पतला लेयर चढ़ा दिए उस पर, किसके मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी कुछ देर पहले तो यहां पे हम लोग ये किसकी मदद से किया जा रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से किया जा रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, अगर ये आयरन ऐसे होता तो क्या इसके ऊपर दो लोगों की गंदी नजर है, बोलो ना। तो इन दोनों से बचाने के लिए अगर हम इसको जिंक से कवर कर दिए तो जिंक देखेगा, इन दोनों को दूर रखेगा। बोलो क्लियर है इतना बात। अच्छा, जिंक को ये लोग देखेंगे क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो अगर लूटेगा तो कौन लूटेगा, जिंक लूटेगा, हमारा आयरन तो बचा रहेगा। तो आयरन को ही तो बचाना है, जिंक लूटे या ना लूटे उससे हमको क्या करना है, हमें आयरन को बचाना है। बताओ क्लियर है कि नहीं। तो ये रहा हमारा जिंक का कोटिंग, तो ये जिंक रहा और ये आयरन रहा। तो आयरन को प्रोटेक्ट किया गया किसके थ्रू, जिंक से। इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बोलिए गैल्वेनाइजेशन क्लियर है क्या। वैसे ही टीनिंग, टीन का कोटिंग कर देते तो टीनिंग हो गया। ऑयलिंग और ऊपर तेल या ग्रीस लगा देंगे तो वो भी हवा और ऑक्सीजन माने एयर, डैम्प एयर से कनेक्शन काट देगा, जिसके वजह से क्या नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा। रस्टिंग नहीं होगा तो काफी दिन तक चलेगा। एलोइंग क्या होता है, देखो एलोइंग होता है, तो एलोइंग तो कल का टॉपिक है हमारा, एलॉय पढ़ना कल का टॉपिक है। थोड़ा बता देते हैं कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिक्स करके एक दूसरा सब्सटेंस बनाते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय कहते हैं। और एलॉय का कहानी कल होगा। व्हाट डू यू मीन, धीरे जंग लगता है, बोलो क्लियर है इतना बात। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एलॉय बोलते हैं। और एलॉय बना करके हम आयरन को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर बड़ी एकदम लास्ट में एक कहानी लिखा हुआ है, आप देखिएगा। आयरन पिलर का नाम सुने हैं, कुतुब मीनार के बगल में आयरन, अरे बस समझ में, आयरन पिलर है। एक हिंदी के मास्टर आयरन को ढक लेगा और ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से दूर कर देगा, जिसके वजह से ये खराब नहीं होंगे। अगर पेंट नहीं होगा तो फिर वही होगा, खराब हो जाएंगे। बोलो क्लियर है इतना। अगर कोनो आयरन वायरन का सामान, कैसे प्रूफ करेंगे कि वाटर वेपर और ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कोरोजन, तो ये बात प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, बोलो क्लियर है इतना बात, फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, फिर तीसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा घाव हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे बेटा, पानी डालेंगे। क्या करेंगे,
क्या करेंगे? पानी डालेंगे। पानी बढ़ते जा रहा है। फिर हम लोग इसमें भी पानी डालेंगे। चलो सुनना, और इसमें आयरन डाल के छोड़ देंगे, आयरन का कील डाल के छोड़ देंगे और खुले। कुछ दिन बाद माने कुछ टाइम बाद आप इसमें देखिएगा कि इस आयरन में रस्ट लग गया। क्यों रस्ट लग गया? क्योंकि हवा आई, पानी रही, दोनों मिलिंग रस्टिंग करेंगे। समझेंगे? इनमें क्या करना है भाई साहब? इनको इस पानी को उबाल देना है। क्या कर देना है बेटा? जब पानी को उबाल दीजिएगा ना, तो पानी जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। समझ रहे हो ना? क्या बोला? कि पानी को उबालने से इसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, भाप बन के निकल माने वो हट जाएगा, निकल जाएगा। और फिर यहां भी ये जगह भी खाली हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जगह भी खाली हो जाएगा, यहां कोई हवा हुआ नहीं रहेगा। फिर आप इसमें क्या डालिए? क्या डालिए? कांटी डालिए। क्या डालिए बेटा? कांटी। और तो और इसके ऊपर तेल भी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए बेटा? तेल डाल दीजिए। तो ये रहा तेल। बोलो, क्लियर है इतना बात? बोल दो। अब देखिएगा, देखिएगा कि इसमें रस्ट नहीं होता है, मैंने इसमें रस्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखो, हम उबाले ना तो जो इसके अंदर ऑक्सीजन था वो गर्म होकर निकल गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन हट गया। अच्छा, अब फिर यहां के हवा भी निकल गया। जब हवा ही नहीं है इसमें, उसके बाद हम इसके ऊपर तेल डाल दिए, तो तेल का डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर ऊपर तेल रहेगा, इसमें तो घुलेगा नहीं। और ये ऑयल जो है, अगर कोई ऑक्सीजन बाद में ठंडा होने के बाद से ऑक्सीजन आए भी तो इसको आने नहीं देगा। ये तेल उसको क्या कर लेगा? रोक देगा, अंदर नहीं आने देगा। जिसके वजह से पानी गर्म तो है, मतलब वाटर वेपर तो है इसके अंदर, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से रस्ट नहीं लगा। तो इसमें रस्ट क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां क्या है और क्या नहीं है? वाटर तो है, वाटर तो है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, जिसके वजह से रस्ट नहीं लगा। तो रस्ट लगने के लिए दोनों चीज चाहिए, वाटर वेपर भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है? गर्म करने की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन हट गया है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो कि अगल बगल के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्बर होता है। एक कील डाल देंगे। क्या डाल देंगे? कील डाल देंगे। और फिर इसको ढक देंगे। माने अब इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? माने एयर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हवा में मॉइस्चर है ना, तो इसके अंदर भी मॉइस्चर होगा। अरे हवा में मॉइस्चर है तो इसके अंदर भी मॉइस्चर होगा। हम कील डाले और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाले, जिसका नेचर होता है कि अगल बगल के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर इसको कॉर्क से बंद कर दिया। ये कौन सा चीज है बेटा? कॉर्क है। क्या है बेटा? कॉर्क है। कॉर्क, उसको कॉर्क से क्या कर दिए? बंद कर दिए। और बंद करने की वजह से, बंद करने के बाद क्या हुआ कि अब इसमें से ना ऑक्सीजन आएगा जाएगा और ना ही वाटर वेपर आएगा जाएगा। तो जो इसके अंदर वाटर वेपर होगा उसी से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर तो वाटर वेपर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो बताइए, इसमें ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन तो है। अरे ऑक्सीजन तो है, लेकिन क्या नहीं है? पानी नहीं है, जिसके वजह से क्या नहीं होगा? फिर से इसमें काफी देर बाद, काफी टाइम बाद देखने के बाद से भी इसमें रस्ट नहीं लगेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला हुआ? तो आयरन को कमजोर बना दिया। अगर वैसे ही रस्टिंग होता जाए तो आयरन क्या हो जाएगा? वहां से पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब आयरन के लिए यहां पे कोरोजन जो है वो एक
हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। बोलो क्लियर है इतने बात। लेकिन कोरोजन इन एल्यूमिनियम इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर मेटल्स। इधर 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 बाबू इधर देखो, एल्यूमिनियम में जो कोरोजन है ना वो थोड़ा सा अलग है। किससे अलग है? दूसरे 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 मेटल से थोड़ा अलग है। वैसे तो एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल्स है। वैसे तो एल्यूमिनियम क्या है बेटा? मोर रिएक्टिव मेटल है। और ये एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बेहतर बॉन्ड बना सकता है और कोरोजन भी हो सकता है। तो कोरोजन भी होता है। क्या होता है बेटा? कोरोजन होता भी है। लेकिन मजे की बात है कि इसके अंदर का जो कोरोजन होता है वो कोरोजन इसको हार्म नहीं करता है, इसको हालांकि और ही ज्यादा मजबूत बना देता है। तो ये कोरोजन एल्यूमिनियम के लिए क्या हो गया? क्या बोलते हैं, हो गया। सुनो ए बाबू चुप रहो। क्या बोले कि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर, माने एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, कोरोजन भी होगा। लेकिन इनका कोरोजन जो है, अब जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करके इसको खराब करने की वजह इसके मजबूत बना देगा और मजबूत बना देगा। बोलो इतना बात समझ में आया? तो इसके लिए बेनिफिशियल हो गया। और बेनिफिशियल कैसे हो गया? क्योंकि ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा? और ही ज्यादा क्या बन जाता है? स्ट्रांग बन जाता है। और स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है? फर्दर कोरोजन नहीं होता है। बोलो बाबू सुनो 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 सुनो, हमने बोला एल्यूमिनियम के कोरोजन के बने। एल्यूमिनियम से बहुत सारे बर्तन वर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम का बहुत सारा सामान होता है हमारे अगल बगल में, एल्यूमिनियम का वायर भी होता है। अरे बात समझ में? तो एल्यूमिनियम जो है ना एक ऐसा ऑर्डिनरी मेटल है जो कि हमारे अगल बगल में है और इसका यूज भी काफी ज्यादा होता है। तो ये रिएक्टिव भी है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता भी है और कोरोजन भी होता है। लेकिन इसके कोरोजन में ये चीजें खराब नहीं होती हैं, इनके कोरोजन में ये चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग होने की वजह से अब फर्दर कोरोजन क्या हो जाता है? रुक जाता है और उसकी मजबूती और बढ़ जाता है। तो यहां पे एल्यूमिनियम के कोरोजन इसके लिए क्या हो गया? बेनिफिशियल हो गया। इसको कमजोर करने के जगह पे इसको और क्या कर दिया? मजबूत कर दिया, मजबूत हो गया। बोलो क्लियर है इतना बात? तो एल्यूमिनियम के बने जो सामान है हमारे अगल बगल में, तो एल्यूमिनियम के बने सामान को स्ट्रांग बनाने के लिए इसके ऊपर ऑक्सीजन का परत चढ़ा दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के मदद से और उसको कहा जाता है एनोडाइजिंग। क्या कहा जाता है बेटा? एनोडाइजिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग? ध्यान से सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग, देखना ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं, ध्यान से इधर 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 इधर, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, आपको पढ़ाया जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया, ये रहा हमारा स्विच, ध्यान से सुनना। और ये रहा सब वाटर। इस वाटर में हमने क्या डाला? इस वाटर में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला, H2SO4 डाला। वैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब हम इसमें H2SO4 डाल देते हैं या एसिड डाल देते हैं तो ये लड़की ये वाटर जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्या बोला मैंने? वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा क्योंकि इसके पास फ्री आयंस आ जाएंगे। बोलो क्लियर है इतना बात? और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड टर्म है, लेकिन ये तो आपको इसी चैप्टर में सुनना है और 3 बार सुनाएंगे हम, तो अभी ये पहली बार सुना रहे। तो क्या बोला हमने कि तो यहां केमिकल इलेक्ट्रिसिटी के मदद से यहां केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से यहां पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। बोलो क्लियर है इतना बात? और ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। बोलो ठीक है इतना बात?
ये इस वाले रॉड को जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना, उसको एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। और इस वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कि ये जो बैटरी के टर्मिनल से ये जो दो रॉड जुड़े हुए हैं ना, तो पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। तो एल्यूमिनियम का, ध्यान से सुनना बेटा इधर, ये एल्यूमिनियम का ये वाला, ये जो पिंक वाला है ना, वो एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का रॉड लगा दिया जाता है किस पे? माने एल्यूमिनियम का रॉड नहीं, एल्यूमिनियम का बर्तन या कोई भी चीज जिसको एनोडाइज करना है, उसको एनोड पे लगा दिया जाता है। ए से एल्यूमिनियम, ए से एनोड। कभी भूल जाना तो ये तरीका याद रखना। अरे बात समझ में, ए से एल्यूमिनियम, ए से एनोड। तो एनोडाइजिंग में, ए से एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में एनोड पे एल्यूमिनियम लगाया जाता है। बोलो। एनोडाइजिंग में एनोड पे एल्यूमिनियम लगाया जाता है और इस वाटर के टूटने के वजह से ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है बेटा? ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। और ये ऑक्सीजन आ करके इसके ऊपर चिपक जाता है, और चिपकने के वजह से ये ऑक्सीजन किसके ऊपर आके चिपक जाता है? एल्यूमिनियम के ऊपर आके चिपक जाता है। और एल्यूमिनियम के ऊपर आके चिपकने के वजह से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक यूनिफॉर्म लेयर बना देते हैं जो सुंदर दिखता भी है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। तो इतना झमेला नहीं आएगा। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, एनोडाइजिंग से, तो एक तो पहला, एनोडाइजिंग किसके लिए होता है? एल्यूमिनियम के लिए। और ड्यूरिंग एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम को कैथोड बनाया जाता है कि एनोड बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। दैट सिंपल एज इट इज। लिख लिए जो लिखना है। आ जाएगा बेटा एनोड पे। और यहां एनोड पे एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? ये एनोडाइज हो जाएगा। तो ये ना बना करके आप अगर ये बनाएं तो और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर। कैसा है? लेस रिएक्टिव मेटल है। यूं तो ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इस कॉपर को ऐसे ही लॉन्ग टाइम तक एयर में छोड़ देते हैं, देन ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्साइड बना देता है। और फिर ये कॉपर ऑक्साइड को, बात यहीं खत्म नहीं होगा, ये कॉपर ऑक्साइड को कुछ दिन तक छोड़ने के बाद, कॉपर ऑक्साइड को कुछ दिन तक छोड़ने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और ये कॉपर ऑक्साइड हवा में प्रेजेंट वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके और ये बना देगा कॉपर का कार्बोनेट और ये बना देगा कॉपर का हाइड्रो ऑक्साइड। और इस तरीके से ये दोनों का मिक्सचर CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट जिसका कलर ग्रीन होता है। जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। क्या बोले? कॉपर मेटल वैसे जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बहुत दिन तक अगर कॉपर को हवा में ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा, और कॉपर का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर का कार्बोनेट बनाएगा, और वाटर के साथ रिएक्ट करके
कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, जिसके वजह से कॉपर का जो कंटेनर होता है उसके ऊपर कुछ खास टाइम के बाद से ग्रीनविश लेयर चढ़ने लगता है, जो कि कॉपर के साइनी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? खराब कर देता है। और कॉपर के बने बर्तन जो होते हैं या कॉपर के बना हुआ कोई भी चीज होता है वो थोड़ा भद्दा दिखने लगता है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सही करने के लिए हमें एसिडिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एसिडिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एसिडिक ट्रीटमेंट जब इसको एसिडिक ट्रीटमेंट दीजिएगा तो फिर से कॉपर क्या हो जाएगा? कॉपर अच्छा हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। बता दीजिए इतना बात क्लियर है कि नहीं? अगर कॉपर में कोरोजन हो गया है तो उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर कैसा लेयर जम जाता है? ग्रीन कलर, ग्रीन कोटिंग हो जाता है। तो वो ग्रीन कोटिंग का क्या नाम है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है उसका? CuCO3 डॉट, बोलो क्लियर है इतना बात? अच्छा, इसका कलर ग्रीन। तो अगर ये कॉपर का तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाएगा तो कॉपर का जो साइनी प्रॉपर्टी होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एसिडिक ट्रीटमेंट, किसी एसिड से उसको क्या कर दीजिए? साफ कर दीजिए। आप वीक एसिड से भी आप उसको क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा? देखो ये क्या है? बेस है। अरे मेटल का कार्बोनेट बेस है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। तो मेटल के तो ये बेस है, तो इसको सही करने के लिए क्या करिएगा? कोई एसिडिक ट्रीटमेंट दीजिएगा, एसिड से साफ कर दीजिएगा। ये एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा, वो लेयर हट जाएगा और फिर से अच्छा दिखने लगेगा। तक आप इसको छोड़ दीजिएगा तो इसके ऊपर कैसा लेयर जम जाएगा बाबू? इसके ऊपर ग्रीन लेयर जमने लगेगा। और ये ग्रीन जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको सही करने के लिए आपको एसिडिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यही लिखे हैं उधर। चलिए हो गया। नेक्स्ट कोरोजन। यूं तो सिल्वर भी एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्या बोले हम? क्या बोले? माने ये लेस रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा। तो हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन, हवा में सबसे ज्यादा कोई गैस है तो कौन है? नाइट्रोजन है। अब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। उसको रिएक्ट करने के लिए हजारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जो एटमॉस्फेयर में नहीं है। बच गया ऑक्सीजन, तो ये भी इससे रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो भी सिल्वर के बने हुए ज्वेलरी होते हैं ना, वो कुछ दिन बाद ये सिल्वर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है? कोरोजन के वजह से। अब इसको कोरोजन कराने में मदद कौन करेगा? तो ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड, एक गैस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो ये सिल्वर इस गैस के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करके और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, जिसका कलर कैसा होता है बेटा? ब्लैक होता है। जिसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। सिल्वर सल्फाइड है बेटा। सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। और ये सिल्वर के ऊपर एक लेयर बना देता है ब्लैक कलर का। अरे बात समझ में? तो जो लोग ज्वेलरी सिल्वर उल्वर का यूज करता है, जैसे पायल ऑयल होता है ना, तो लड़कियां यूज करती हैं, तो वो काफी दिन अगर वो पायल का इस्तेमाल होते जाता है तो वो पायल कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है? क्योंकि हवा में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो उसके साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर क्या कर दिया है? ब्लैक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया है। तो फिर ब्लैक लेयर का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? वो काला दिखेगा। फिर इसको आप क्या करिएगा? इसको फिर से
सिल्वर के प्रॉपर्टी को रिगेन करने के, माने सिल्वर के चमक को रिगेन करने के लिए आप इसको क्या करते हैं, ले जाते हैं सोनार के पास, और सोनार के पास क्या करते हैं, झाड़ दीजिए। तो झाड़ दीजिए का मतलब क्या है, इसको साफ कर दीजिए, जो भी है ये वाला कंपाउंड ऊपर वाला लेयर को हटवा दीजिए। अरे बस समझ में, तो वो क्या करता है, ऊपर वाला लेयर हटा देता है, और जिसके वजह से फिर से वो अपना क्या कर लेता है, प्रॉपर्टी रिगेन कर लेता है, जिसके वजह से क्या होता है, फिर से चमकने लगता है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो दिस इज सिंपली अबाउट सिल्वर में। गोल्ड एंड प्लेटिनम, यूं तो गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, जो कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगा इसका। तो रिएक्शन नहीं होने की वजह से इसका कोरोजन भी क्या हो जाता है, माने इसका कोरोजन भी नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होते हैं ये, इनका शाइनी प्रॉपर्टी जल्दी खत्म नहीं होता है। क्यों खत्म नहीं होता है? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव है। लिस्ट रिएक्टिव होने की वजह से किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर का लेयर क्या नहीं होगा, मतलब माने ऊपर के लेयर के ऊपर कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा, और लेयर के ऊपर कोई कंपाउंड नहीं बनेगा तो कोरोजन ही नहीं होगा। कोरोजन नहीं होगा तो ये काफी दिन तक वैसे के वैसे ही दिखते हैं। लेकिन रेगुलर यूज करने वाले जो भी, माने सोना को या प्लेटिनम को जो भी लोग रेगुलर बेसिस पे इसका यूज करते हैं ना, तो उनके साथ होता क्या है कि हवा में जितने भी मतलब डस्ट वस्ट रहते हैं ना, वो धीरे धीरे उस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, या फ्रिक्शन की वजह से उसमें दरारें आ जाती हैं, फिर उसमें मैल जम जाता है, और उसका कलर थोड़ा सा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो फिर इसको साफ कराया जाता है। अरे बात समझ में, क्या बोले हम, क्या ये कोरोजन करता है? नहीं, कोरोजन नहीं करता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे यूज करिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, उसमें खरोच आ जाएगा, और खरोच आने की वजह से उसमें मैल जम जाएगा, डस्ट जम जाएगा। अरे बात समझ में, जो कि है, तो इसको साफ करने के लिए दिया जाता है किसको, गोल्ड स्मिथ को। किसको देते हैं बेटा, गोल्ड स्मिथ। और गोल्ड स्मिथ का मतलब बेटा सोनार होता है। क्या बोले हम, गोल्ड स्मिथ का मतलब क्या होता है, सोनार। तो सोनार को दे देते हैं हम। अब ये सोनार क्या करता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन का यूज करता है। किसका, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का यूज करता है, और यूज करता है जिसके वजह से उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम है रॉयल वाटर। क्या है बेटा, रॉयल वाटर, या इसको बोलते हैं एक्वा रेगिया। कई सारे लोग इसको एक्वा रजिया पढ़ता है, देख लेना तुम्हारे टीचर क्या पढ़ रहे हैं, एक्वा रेगिया। अरे बस समझ में, क्या है बेटा, ये एक सॉल्यूशन है, ये मिक्सचर है। और किस चीज का मिक्सचर है, HCl और HNO3 का मिक्सचर है। अच्छा, अगर कोई HNO3 और HCl का मिक्सचर बताए तो घबरा मत जाना। HCl3 माने 75% HCl होता है उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, उस मिक्सचर को बनाने के लिए, और 1 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। अगर ऐसा कुछ दिया होगा तो 3:1 लिखेंगे हम लोग, सॉरी 1:3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 1:3। 1:3। तो अगर मैं पूछूं कि एक्वा रेगिया किस चीज का मिक्सचर है, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। इनको मिलाने से जो मिक्सचर हमें मिलता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोड सब्सटेंस, माने कोरोड करने वाला सब्सटेंस है। इसमें अगर किसी चीज को डुबाओगे तो बिना कोरोड हुए बचेगा नहीं। इसमें ये इतना ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है कि इसमें गोल्ड और प्लेटिनम भी कोरोड हो जाते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात? तो ये खास करके इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था इसके टेस्ट में, लिख लीजिए, हो गया। बनाया हुआ सामान के अंदर उसका अगर ग्लिटरिंग खत्म हो जाता है, ग्लिटरिंग मतलब चमक खत्म हो जाता है, तो क्या करते हैं, सोनार को देते हैं। सोनार क्या करता है, एक्वा रेगिया में उसको एक बार डुबाता है,
तो डुबाने से उसका ऊपरला लेयर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और जिसके वजह से उसका फिर से ग्लिटरिंग वापस आ जाएगा और फिर से पहले जैसा चमकने लगेगा। बोलो क्लियर है इतना बात? अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एलॉय इज नोन एज एलॉइंग। तब क्वेश्चन आता है कि एलॉय क्या है? एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स करके बनाए जाते हैं। इन मोल्टन फॉर्म। ध्यान से सुनो, क्या बोले? एलॉय क्या है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को ले लिया जाता है और उनको गर्म कर दिया जाता है, इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो पिघल जाते हैं, फिर उनको मन चाहे, माने जितना आपको इच्छा है उसको वो अपने मन चाहे हिसाब से उसको क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं, और मिला करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब फिर वो जब बन के जो तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय। बताइए एलॉय क्या है? एलॉय दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर है, मिक्सचर है। अरे बात समझ में? और कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट रहते हैं। और इनको बनाया कैसे जाता है, एलॉइंग कैसे किया जाता है? जिस एलिमेंट का एलॉय बनाना है उन एलिमेंट को लेंगे, गरम करेंगे, इतना गरम करेंगे कि उसको पिघला देंगे, और पिघले हुए एलिमेंट को लेकर के मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके उसको छोड़ देंगे। जब ठंडा आएगा तो जो चीज बन के आएगा उसको क्या बोलेंगे? एलॉय बोलेंगे। बता दीजिए। अच्छा बताओ एलॉय कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? ए ए ए ए ए ए डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं हम, पूछ रहे हैं प्रोसीजर क्या है। जिसका एलॉय बनाना है उनको दबोचेंगे, गरम करेंगे, और कितना गरम करेंगे? हाँ, पिघल जाए। जब पिघल जाएंगे उनको क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर जो कूल होने के बाद से जब वो बनेगा, जो चीज बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एलॉय बोलेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज कुछ लिखेंगे एलॉय का, लिखेंगे। आप समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का नाम सुना है कभी? नहीं सुना है तो इलेक्ट्रिसिटी में सुनिएगा। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? अच्छा मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि सिल्वर का रेसिस्टेंस कम होता है और आयरन का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। एक बात कह रहे हैं, अगर हम उन दोनों को मिला दें तो एलॉय का रेसिस्टेंस इन दोनों से ज्यादा होगा। यही बात लिखा गया है। बोलो क्लियर है इतना बात? जैसे नाइक्रोम का वायर का नाम सुने हैं? नाइक्रोम का वायर, अरे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर वोटर में लगता है, उसमें नाइक्रोम का वायर लगता है उसमें। इलेक्ट्रिक हीटर नहीं देखे? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। तीसरा, हायर स्ट्रेंथ, लाइट इन वेट, चलिए काफी है, बहुत है, समझा देते हैं इनको। लाइट इन वेट माने हल्का होगा, स्ट्रेंथ में ज्यादा होगा। चलो बोले क्या? सुनिए, सुनो बाबू, ये रेसिस्टेंस की कहानी क्लियर है? ऊपर वाली बात बताओ। दूसरी बात, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इनका कम होता है। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से कम होगा।
स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अच्छा, अगर क्या स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। इनका वेट लाइट होगा। आप देखिएगा वो गाड़ी ओड़ी का एलॉय व्हील आता है, पहले कमानी का व्हील आता था पूरा एकदम, अरे बस समझ में, वो भी मजबूत थे लेकिन उनका वेट क्या था, ज्यादा था, जिसके वजह से वेट ज्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता था, और फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से तेल का कंजप्शन बढ़ जाता था। थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू बता रहे हैं फिजिक्स का, अरे बात समझ में। इसीलिए समय बीतता गया और एलॉय का बेहतर यूज करने के लिए हम लोग क्या किए कि गाड़ी के व्हील का कमानी वाला व्हील हटा करके क्या कर दिए, एलॉय व्हील बना दिए, जिसके वजह से उसका मास तो कम हो गया लेकिन स्ट्रेंथ उसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिसके वजह से अब वही हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोले हम, स्लो कोरोजन। इसमें कोरोजन जो होता है ना, होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। बोलो क्लियर है इतना बात, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज काफी लंबे टाइम तक कर सकते हैं, बचा रहेगा क्योंकि कोरोजन नहीं होता है। अब कुछ एग्जाम्पल है बेटा, लास्ट एग्जाम्पल कुछ है। एग्जाम्पल स्टील, स्टेनलेस स्टील है ना, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया है ना, ब्रास हो गया, एमालगम हो गया, एमालगम हो गया, और क्या, ड्यूराल्यूमिन हो गया, और थोड़ा सा एलॉय ऑफ गोल्ड पे बात करेंगे। चले, नाइक्रोम भी लिख लेंगे। नाइक्रोम, देखो सुनो, इसमें से दो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने पूछता है, ज्यादातर ये दो क्वेश्चन पूछता है, एमालगम ड्यूराल्यूमिन के बारे में पूछता है। क्या पूछता है बताते हैं। अच्छा, नाइक्रोम, स्टील, स्टेनलेस स्टील, इस सब के बारे में हम बताते हैं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं सबके बारे में। देखो, स्टील जो होता है ना, वो लो कार्बन आयरन एलॉय है, मतलब आयरन के साथ अगर कार्बन को मिक्स करके जो एलॉय बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात। और स्टील इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयरन और कार्बन सेपरेटली। बात समझ आया क्या, अरे बात समझ आया क्या विशाल, आज तो थोड़ा सा बात तो समझ आया क्या। नाइक्रोम के बारे में हम बता दें, देखो नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का एलॉय है। नाइक्रोम किसका है, निकेल और क्रोमियम का। तो इसको हीटिंग मटेरियल के तरह यूज किया जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग मटेरियल होते हैं उसमें नाइक्रोम और क्रोम का यूज होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसमें आयरन के साथ अगर कोई दूसरा मेटल मिला करके बनाया जाता है उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अच्छा, ब्रॉन्ज वैसे ही ब्रास होता है, इसके बारे में आपको बता देते हैं हम थोड़ा सा। एमालगम क्या होता है, किसी भी एलॉय में अगर मरकरी मिल जाए, क्या बोले हम, किसी भी एलॉय में अगर मरकरी मिल जाए, मरकरी को मिला करके अगर कोई एलॉय बनाया जाता है तो उसको एमालगम कहते हैं। तो एलॉय ऑफ मरकरी इज नोन एज एमालगम। ड्यूराल्यूमिन, अगर किसी भी एलॉय में अगर क्या है, एल्यूमिनियम है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूराल्यूमिन के नाम से जानते हैं। एक वेल्डर, एक सोल्डर होता है, सोल्डर, वो तार और को जोड़ने के लिए, अरे बात समझ में, सोल्डिंग वोल्डिंग करता है ना, तो सोल्डर एक होता है। ये टीन और लीड का क्या होता है, एलॉय होता है। किसका एलॉय होता है, टीन और लीड का। ए बाबू, ए लिखने का तो टाइम दिया जाएगा। देखो पहले इधर, सोल्डर के बारे में हमने बताया, हमने स्टील के बारे में बताया, हमने नाइक्रोम के बारे में बताया, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, एमालगम के बारे में हमने बताया, ड्यूराल्यूमिन, एलॉय ऑफ गोल्ड समझिए। बस खत्म है, टाइम के पहले ही आपको 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। अच्छा, गोल्ड,
तो एलओआई देखो 24 कैरेट का, देखो मेटल के प्यूरिटी को हम कैरेट में मेजर करते हैं और 24 कैरेट का जो चीज होता है ना वो 100% प्योर चीज होता है। बोलो बात समझ में? तो मेटल के प्यूरिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उस यूनिट को क्या बोलते हैं? कैरेट। कैरेट इज द यूनिट टू मेजर द प्यूरिटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स, अरे बात समझ में? चलो देखो, तो 24 कैरेट का जो सोना होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उससे ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है। ज्वेलरी बनाइएगा, अरे बात समझ में? और उसके बाद से आप क्या करिएगा, पहन के सो जाइएगा तो चिपक जाएगा, उसका डिजाइन खराब हो जाएगा। इसलिए 24 कैरेट के सोना से ज्वेलरी नहीं बनाया जाए, सॉफ्ट होता है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ने से वो क्या हो जाएगा, उसका डिजाइन खराब हो जाएगा, इसीलिए उसका एलॉय बनाया जाता है। तो 22 कैरेट का सोना, 20 कैरेट का, 18 कैरेट का, अरे बस समझ में, माने 24 कैरेट के सोना से ज्वेलरी नहीं बनाया जाता है। 22 कैरेट, 18 कैरेट, सबसे बढ़िया 22 कैरेट का होता है। अरे बस समझ में, जितना नीचे आते जाइएगा कैरेट में उतना सोना का इंप्योरिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर 18 कैरेट सोना में सोना ज्यादा होगा कि 22 कैरेट सोना में सोना ज्यादा होगा? 22 कैरेट में सोना ज्यादा होगा। अरे बात समझ में? तो 22 कैरेट का मतलब हो गया कि उसमें किसी दूसरे मेटल को मिला करके उसको हार्ड बनाया गया है। अरे बात समझ में? बाकी देखो हमने क्या बोला कि 24 कैरेट का सोना आपको ज्वेलरी बनाने के लिए माने अच्छा नहीं होता है, तो 22 कैरेट या 18 कैरेट वाले सोना जो होते हैं उसको ज्वेलरी। तो बचे हुए कैरेट में क्या मिलाया जाता है, दूसरे मेटल मिलाए जाते हैं। दूसरे मेटल जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सबको मिला करके क्या किया जाता है, ज्वेलरी बनाया जाता है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो जो ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो सोना का ज्वेलरी नहीं होता है, वो भी क्या होता है, रुक जा, एलॉय होता है। वो भी क्या होता है, एलॉय। तो इसको लिख लो और एक लास्ट आयरन पिलर के बारे में बताते हैं। लिख लिए क्या? लिख ले, चले आयरन पिलर के बारे में बताते हैं। देखो दिल्ली में कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के बगल में आयरन पिलर है, और वो 2500 साल से उस जगह पे वैसे ही है। उसका वजन लगभग 2000 केजी है। अरे बात समझ में? लेकिन वो उस पे जंग नहीं लगता है क्योंकि वो एक एलॉय है। क्या है बेटा? एलॉय है, और वो लो कार्बन एलॉय है। बात पता चला, समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? तो दिल्ली में जो आयरन पिलर है वो कितना किलो का है और कब से है, उसमें जंग क्यों नहीं लगता है? तो इंडियन मेटलर्जी जो है वो काफी पुराना है। हम लोगों को, माने इंडिया वाले लोगों को 2500 साल पुराना, पहले हमें यह पता था कि कैसे मेटल को जंग लगने से क्या करना होता है, बचाना होता है। दैट्स इट, सिंपल।